सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के ट्यूटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के फर्स्ट ट्यूटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नॉर्मल इज़ गुड इसका टाइटल है। थोड़ी सी लेट हो गई आज की क्लास, कल से प्रोबेबली आपको टाइम पे मिल जाएगी, है ना। आज का आर्टिकल बहुत ही ईजी है, आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। जो भी ग्रामर हम करेंगे वो भी बहुत ईजी वाली है आज की, है ना। सारी ग्रामर और वोकैबुलरी जो आप सीखोगे इस क्विज़ पे पहले ही अप्लाई करके देखें। छोटा सा क्विज़ है, वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, लाइव मिल जाएगा, है ना। शुरू करते हैं, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे नॉर्मल इज़ गुड। जो नॉर्मल है, जो साधारण है, वो बहुत अच्छा है, बहुत गुड है। कहने का मतलब क्या है, इस बार जो फोरकास्ट हमें मिली है बारिश की वो बिल्कुल नॉर्मल सी फोरकास्ट है। ना इस बार अकाल पड़ेगा, ना इस बार बाढ़ आएगी, तो ये बहुत ही अच्छी फोरकास्ट है। वही बात बोल रहा कि कह रहा है ऑन IMD मॉनसून फोरकास्ट। बात हो रही है IMD की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, भारत के मौसम विभाग के मॉनसून की फोरकास्ट की। फोरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की भविष्यवाणी, किसी चीज़ की प्रिडिक्शन। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द IMD मस्ट कंटिन्यू टू वाइडन इट्स फोकस टू एज बिजनेसेस एंड सर्विसेज सेक्टर्स। कह रहे जो IMD है ना, देखो IMD का मतलब है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी बोलते हैं मौसम विभाग। कह रहे जो मौसम विभाग है भारत का, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको जारी रखना चाहिए। अच्छा भाई, किस काम को? वाइडन करने को, और ज़्यादा वाइड बनाने को, और ज़्यादा चौड़ा करने को। और किसको भाई? इसके फोकस को, इसके सारे के सारे ध्यान को। अच्छा, ये वाइड कहाँ करना है फोकस? ये करना है एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए बिजनेस और सर्विसेज सेक्टर को। तो IMD को अब खाली सिर्फ मौसम के बारे में नहीं बताना है, IMD को कुछ इस तरह की भविष्यवाणियाँ करनी है, प्रेडिक्शन करनी है, आने वाले टाइम में हमारे देश के व्यापार धंधों को भी कुछ फ़ायदा मिले। समझ गए सेंटेंस को? IMD सब्जेक्ट है, मस्ट कंटिन्यू आपकी वर्ब है, मस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है, अपने बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म को लेती है। एड का मतलब होता है हेल्प करना किसी की। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा खुद से ज़रूर पढ़ना इसको, ताकि आपको पता लगे। इतने सिंपल आर्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना जनरली। चलिए एक समरी मैं आपको दे दूं उससे पहले। आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर है टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे SSC के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, UPSC हो, स्टेट PSC हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे एंड गेट एक्सेस टू 15,000 मॉक टेस्ट अगले 1 साल के लिए। टेक्स्टबुक.com को बड़ा सा थैंक यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अब बारी है समरी की। समरी ये कि इस बार नॉर्मल फोरकास्ट हुई है, ना बाढ़ आएगी ना अकाल पड़ेगा, ऐसा हमारा IMD का बोलना है। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है अब IMD को है ना बारिश से थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए। एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे बिजनेसेस पे भी बारिश का बहुत प्रभाव होता है, तो अब इसको लोकलाइज्ड अपडेट्स भी देनी चाहिए, किस स्टेट में क्या होने वाला है। हमारे IMD के पास भारत में सबसे बेहतरीन उपकरण मौजूद हैं, और इन उपकरणों का फ़ायदा उठा करके IMD बहुत अच्छे से फोरकास्ट कर सकता है, और ऐसा वो कर भी रहा है पिछले 1-2 सालों से। बस यही आज इसकी समरी है। IMD की प्रशंसा कर रहा है, बता रहा है कि इसमें बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारा टैलेंट है हमारे मौसम विभाग के पास। समझ गए ना? प्रेजिंग टोन है उसकी। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहे द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज़ फोरकास्ट अ नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर। कह रहे इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत का जो मौसम विभाग है, उसने फोरकास्ट किया है एक नॉर्मल मानसून को इस साल के लिए, दिस ईयर। सिंपल सेंटेंस, डिपार्टमेंट की वर्ब है हैज़ फोरकास्ट। अब सभी से मेरा सवाल है, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बेसिक सवाल है ना।
हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फिर भी फोरकास्ट लिख करके इसने छोड़ दिया। क्या इसने क्यों ऐसी गलती की, है ना? सब लोग एक बार सोचो, फिर मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। चलो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। कुछ ऐसी वर्ब्स है हमारे पास जो अपनी फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करती। V1 है, V2 है, V3 है, वो हमेशा वैसे ही रहेगी जैसे ये सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। बस्ट, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कोस्ट, स्प्रेड, कट, पुट, हिट, बेट, सेट। आप कभी भी इनकी किसी फॉर्म में चेंज होते हुए इनको देखोगे नहीं, सिर्फ ING फॉर्म इनकी बन सकती है ना? बीट की बीटेड, क्विटेड ऐसे कोई फॉर्म नहीं बनेगी। देखने वाली इनमें से एक ही खास वर्ब है बिड। बिड जो है ना, बिड का मतलब होता है बोली लगाना। अगर बोली लगाने की बात हो तो बिड अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। लेकिन बिड एक दूसरी वर्ब भी है जिसका मतलब होता है किसी को गुड बाय बोलना। बिड, बेड, बिडन, इसकी तीनों फॉर्म चेंज होती हैं। फिर बोल रहा हूँ, बिड एक ऐसी वर्ब है जिसकी दो फॉर्म्स हैं। अगर बोली लगाने की बात हो रही है, बिड करने की बात हो रही है, तब तो ये फॉर्म चेंज नहीं करेगी। लेकिन बिड का मतलब होता है किसी को अलविदा बोलना, किसी को गुड बाय बोलना। उस केस में बिड, बेड, बिडन नाम से ये वर्ब चलती है, अपनी फॉर्म्स को चेंज करती है। समझ गए? अब ये सारी वर्ब्स देख लो, इन्हीं के ऊपर ये सेंटेंस बने हुए हैं, इनको अपने को करना सही। द वायरस escaped from a lab in Wuhan and spreaded all over, claim many epidemiologists। कह रहा वायरस जो है escape कर गया एक लैब से वुहान के अंदर और फैल गया ऑल ओवर। ऑल ओवर का मतलब है हर तरफ, चारों तरफ। तो चारों तरफ स्प्रेड हो गया। ऐसा कौन कहने वाला है? क्लेम करने वाले हैं बहुत सारे एपिडेमोलॉजिस्ट। एपिडेमोलॉजिस्ट मतलब होता है महामारी विज्ञान के वैज्ञानिक, है ना, जो एपिडेमोलॉजी को देखते हैं। अब सेंटेंस में गलती ये है कि स्प्रेड तो हो गया, स्केप होने के बाद स्प्रेड तो हो गया, लेकिन स्प्रेड की फॉर्म को चेंज कर गया। स्प्रेड एक ऐसी वर्ब है जो V1, V2, V3 स्प्रेड ही रहती है। तो मुझे क्या करना है, इसके पीछे के ED को निकालना है और इसके करेक्ट फॉर्म को बनाना है। समझ गए ना? ये है तो V2 लेकिन स्प्रेड 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 ऐसे ही चलता है। वैसे ही व्हेन द बुलेट हिटेड मी इट हर्टेड वेरी बैड। जब गोली मुझे लगी तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। अब ना तो हिट की हिटेड होती है और ना हर्ट की हर्टेड होती है। तो क्या करूँ? व्हेन द बुलेट हिट मी, हिटेड नहीं, हिट मी, यहाँ से इसको निकाल दो और हर्ट को भी बना दो किस में? हर्टेड को हर्ट में, इट हर्ट में। हर्टेड नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है, है ना? हर्ट हर्ट हर्ट। दिस हाउस कोस्टेड अस और एंटायर सेविंग। इस घर ने हमारी सारी सेविंग्स को ख़त्म कर दिया, है ना? इस घर को ख़रीदने में हमारी सारी बचत चली गई, कोस्ट हो गया हमारा इतना। अब देखो कोस्ट भी वही वर्ब है, कोस्ट है तो कोस्ट 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 ही रहेगा। कोस्टेड का भी ED निकाल दो। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा, बार बार ध्यान दे करके रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी आपके मतलब आपकी नॉलेज के अंदर तभी आप इनको रख पाओगे परमानेंटली। चलो आगे बढ़े। इन द ईयर्स इन द एजेंसीज पार्लेंस नॉर्मल इम्प्लाइज दैट द कंट्री विल गेट 96% to 104% ऑफ द 88 सेंटीमीटर दैट इट गेट्स फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अब बता रहे हैं नॉर्मल का मतलब क्या है। कह रहे एजेंसी की पार्लेंस में, पार्लेंस एक वर्ड, पार्लेंस का मतलब होता है खास तरह की भाषा। जैसे दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हों या कोई दो इकोनॉमिस्ट हों, दो साइंटिस्ट हों, तो उनकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, वो अजीब तरीके से बात करेंगे, है ना? स्पेशल लैंग्वेज। कह रहे एजेंसी की स्पेशल लैंग्वेज में, पार्लेंस में नॉर्मल का एक ही इम्प्लीकेशन होता है। नॉर्मल एक ही चीज़ को इम्प्लाई करता है, इशारा करता है, दैट वो ये कि जो कंट्री है उसको मिलने वाली है इस साल 96% से 104%। और किसका? उस 88 सेंटीमीटर बारिश का, जो कि कंट्री को हर बार मिलती है जून से सितंबर के बीच में। तो 88 सेंटीमीटर हमारा एवरेज मानसून, एवरेज बारिश रहती है इस क्वार्टर में। नॉर्मल का मतलब है इस साल 88 का 96% से लेके 104% तक हमें मिलेगा। पार्लेंस वर्ड को नोट कर लेना, इसी से वर्ड बनता है पार्ले। पार्ले का मतलब होता है बातचीत। लिंगो एक इसका सिनोनिम है स्पेशल लैंग्वेज का ना, लिंगो। कह रहे दिस क्वांटिटी कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड एवरेज या LPA इज़ अ मीन ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम 1961 टू 2010। अब ये 88 सेंटीमीटर की बात करेगा। कह रहे ये जो क्वांटिटी है ना 88 सेंटीमीटर, जो कि कहलाती है, कॉल्ड भी होती है LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज। कह रहे ये 88 सेंटीमीटर की क्वांटिटी एक मीन है, एक माध्य है, एक एवरेज है। और किसका? मॉनसून की रेनफॉल का, मॉनसून की बारिश का। और कब से कब तक? 1961 से 2010। तो 50 साल की एवरेज है 88 सेंटीमीटर, उसी को हमने LPA या जो क्वांटिटी हमने बनाया है। समझ गए? क्वांटिटी की वर्ब है इज़। अब एक बहुत ही कूल सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक है? ठंडे दिमाग से सोचना, मतलब मैं जो बता रहा हूँ उसको ठंडे दिमाग से सुनना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है।
अ मीन और कभी कभी आप देखोगे अ मीन्स। मीन और मीन्स में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मीन और मीन्स दोनों को एज ए नाउन ही हम यूज़ कर रहे हैं, इनको एज ए वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखो मीन का मतलब होता है एज ए नाउन फॉर्म में एवरेज। जैसे 2 और 4, इन दोनों का मीन कितना होगा? 2 + 4 बटे में 2 मतलब 3। एवरेज समझते हो ना आप? तो मीन जब बिना एस के आता है उसका मतलब क्या होता है? एवरेज। और मीन्स जब एस लग गया, मीन्स इसका मतलब क्या होता है? या तो आपके संसाधन, या तो आपके रिसोर्सेज, या किसी काम को करने का कोई तरीका, इंस्ट्रूमेंट या वे। अब समझाते हैं इसको, अपने जो है ना इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग एवरी मीन या मीन्स टू कंटेन द वायरस। सरकार हर तरीके को यूज़ कर रही है वायरस को कंटेन करने के लिए, वायरस को रोकने के लिए। अब यहाँ पे जो मीन है ना या मीन्स है, जो चूज़ आप करोगे वो मीनिंग देना चाहिए तरीके वाला, है ना। सरकार हर तरीके को यूज़ कर रही है, हर एवरेज को यूज़ नहीं कर रही है। अगर तरीके की बात हो रही है तो हम यूज़ यहाँ पे जो चूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं मीन्स को। सिंपल ना। तो द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग एवरी मीन्स टू कंटेन द वायरस। वैसे ही वन मस्ट फाइंड अ मीन या मीन्स बिटवीन लाइफ एंड वर्क। किसी भी पर्सन को फाइंड करना चाहिए एक एवरेज को लाइफ और वर्क के बीच में, मतलब लाइफ भी हो उसमें और वर्क भी हो, ऐसा एक एवरेज उसको फाइंड करना चाहिए। अब यहाँ पे एक तरीके की बात नहीं हो रही, रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही, बात हो रही है बीच के माध्य की, तो हम यहाँ पे मीन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडिया इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी एज अ मीन या मीन्स टू फाइट टैक्स इवेजन। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी को एक मीन के तौर पे, एक तरीके के तौर पे फाइट करने के लिए टैक्स की चोरी को, टैक्स इवेजन को। एज अ मीन, अब देखो यहाँ पे रिसोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट ऐसे वाला मीनिंग आ रहा है। इंडिया ने जीएसटी को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक तरीका बनाया फाइट करने का टैक्स की इवेजन को, टैक्स की चोरी को। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाला है ना, तो यहाँ पे आप लगाएंगे एज अ मीन्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, सर अ मीन्स कैसे आ गया? ध्यान देना, मीन्स एक सिंगुलर नाउन है, इंस्ट्रूमेंट एक सिंगुलर तरीके को बता रहा है, अ मीन्स बिल्कुल ठीक है। और एज अ मीन्स टू, एज अ मीन्स टू, ये वही वाला फ्रेज है जो अपने बाद में नाउन प्रोनाउन या जीरेंड लेता है। आपको लिस्ट पूरी मालूम है, ये सारे के सारे फ्रेज अपने बाद क्या लेते हैं? नाउन प्रोनाउन या जीरेंट। तो एज अ मीन्स टू भी अपने बाद वही लेने वाला है। तो मैं क्या करूँगा? एज अ मीन्स टू फाइट नहीं, एज अ मीन्स टू फाइटिंग टैक्स इवेजन। तो देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमने आगे से आगे लेकर के आ गए, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, एज अ मीन्स टू और मीन के बीच में क्या फ़र्क होता है। बढ़े आगे। कह रहा था IMD for over 20 years now follows a 2-stage मानसून फोरकास्ट सिस्टम। कह रहा है जो हमारा मौसम विभाग है लगभग 20 सालों के लिए अभी, है ना, फॉलो करता है कि 2 स्टेज के मानसून फोरकास्ट सिस्टम को। तो 2 स्टेज में फोरकास्ट होती है, एक बार में नहीं बताता है, 2 बार में बताता है। कह रहा है आफ्टर द प्रोग्नोसिस इन अप्रैल इट गिव्स एन अपडेटेड एस्टिमेट इन लेट मई और अर्ली जून। अब ये बता रहे हैं 2 स्टेज की फोरकास्ट कैसी है। कह रहा है अप्रैल में प्रोग्नोसिस के बाद, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी, इस वर्ड को मैं अभी तोड़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है अप्रैल में पहली भविष्यवाणी के बाद, पहली प्रेडिक्शन के बाद ये देता है एक अपडेटेड एस्टिमेट मई के लास्ट में या जून की शुरुआत में। तो पहले अप्रैल में बता देगा ये होने वाला है, फिर मई के लास्ट में और जून के शुरू में बताएगा कि जो हमने बताया था वो कितना सही है। अब प्रोग्नोसिस वर्ड को देख लें। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है जैसे किसी इंसान को कोई बीमारी हो, उसने टेस्ट करवाया तो उस टेस्ट को बोलते हैं डायग्नोसिस। आपको बीमारी हो गई है, उसके बाद आप टेस्ट करवा रहे हो और देख रहे हो मुझे बीमारी है या नहीं, है ना। प्री अगर इसके पहले लगा दें डायग्नोसिस के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीमारी होने से पहले ही आपने डायग्नोसिस करवाने की कोशिश की, आपने अभी तो कुछ हुआ नहीं, उससे पहले ही अपना टेस्ट करवा लिया। एक तरीके से आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो, आने वाले टाइम के लिए जो ना भविष्यवाणी कर रहे हो। तो प्रोग्नोसिस वर्ड ऐसे ही बना है ना, आगे के लिए फोरकास्ट करना कहलाता है प्री प्लस डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस। चलो आगे बढ़ें। कह रहा दिस इंक्लूड्स एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच रेन इज़ लाइकली इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न पेनिनसुला। अब देखो ये जो पूरा प्रोग्नोसिस है वो क्या बताता है? कह रहा है इसमें शामिल होता है एक एस्टिमेट, एक अंदाज़ा, और किसका? कि कितनी रेन जो है वो लाइकली है, संभावित है इन जगहों पे। अब किन किन जगहों पे? इन लगा के बता रहा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और सदर्न पेनिनसुला में। इस सेंटेंस में देखने वाली सबसे अच्छी चीज़ ये कि आई है पेनिनसुला की स्पेलिंग। ये स्पेलिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है,
आपको ये चारों ही सही लगेगी, सही बता रहा हूँ मैं, अगर आपने स्पेलिंग की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है तो। इन चारों में से जो सही स्पेलिंग है वो पेनिनसुला, पेनिनसुला, ये बीच वाला एन मत छोड़ देना है ना, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो ये है सही स्पेलिंग। अजीब सी स्पेलिंग है ना, इसको थोड़ा ध्यान दें, स्पेलिंग एरर में आएगा। कह रहा नंबर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर जुलाई एंड ऑगस्ट विच सी 2/3 ऑफ मानसून रेन्स एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर सॉइंग। अब बता रहा है अप्रैल मई जून के बाद क्या, कह रहा नंबर्स जो है ना, आंकड़े दिए जाते हैं जुलाई से अगस्त के लिए भी, जुलाई और अगस्त के लिए भी, है ना। अब ये दो वो महीने हैं जो कि देखते हैं 2/3 मानसून की बारिश को, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट महीने भी हैं सोइंग के लिए, बुआई के लिए। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। तो कह रहा है जुलाई और अगस्त के लिए भी आंकड़े हमारा मौसम विभाग देता है, क्योंकि इन्हीं में ही 2/3 मतलब 66% बारिश होती है और इन्हीं में ही बुआई की जाती है। समझ गए सेंटेंस को। ये 2/3 वाला कॉन्सेप्ट आपने कई बार मेरे साथ किया है, आज इसको स्किप कर देते हैं, है ना। आपको मालूम है यहाँ पे एस क्यों लगा हुआ है। अब देख लो इसमें देखने वाला कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से पहले द लगा हुआ है और कई बार लगा हुआ नहीं मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, आपको 1 सेकेंड में पता लग सकता है कब आपको द लगाना है, कब नहीं लगाना। अगर मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव पड़ा हो, अगर मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव पड़ा हो तो द लगा के आप उस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बना दें। और अगर मोस्ट के बाद में कोई नाउन पड़ा हो तो मोस्ट को बिना द के लगाएं और मीनिंग निकलेगा ज़्यादातर। एडजेक्टिव पढ़ा हो तो द मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री, ये आप जानते ही हैं। नाउन पढ़ा हो तो द मोस्ट ना लगाएं, नाउन के आगे सिर्फ मोस्ट लगता है और मीनिंग निकलता है ज़्यादातर। कोल्ड वेदर इज़ नॉट सूटेबल फॉर मोस्ट या द मोस्ट प्लांट्स। कोल्ड वेदर जो है, ठंडा मौसम जो है, सूटेबल नहीं है ज़्यादातर प्लांट्स के लिए, ज़्यादातर प्लांट्स के लिए। मोस्ट या द मोस्ट के बाद में क्या पड़ा है, एक नाउन, मीनिंग भी चाहिए ज़्यादातर वाला। तो क्या करना है, यहाँ से इस द को निकाल दो बस। कोल्ड वेदर इज सूटेबल, नॉट सूटेबल फॉर मोस्ट प्लांट्स, है ना, द के बिना। विंटर्स आर मोस्ट या द मोस्ट सूटेबल वेदर फॉर दीज प्लांट्स। सर्दियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल वेदर है इन प्लांट्स के लिए, सबसे ज़्यादा सूटेबल वेदर। मोस्ट या द मोस्ट के बाद में क्या पड़ा है, सूटेबल। समझ रहे हो मेरी बात को, सूटेबल एक एडजेक्टिव है। हम इस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादातर नहीं, सबसे ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूंगा। विंटर्स आर द मोस्ट सूटेबल वेदर फॉर दीज प्लांट्स। मोस्ट या द मोस्ट वोटर्स वोटेड फॉर ए चेंज। ज़्यादातर मतदाताओं ने वोट दिया एक चेंज के लिए, एक बदलाव के लिए। वोटर्स एक नाउन है, नाउन से पहले द के बिना मोस्ट आएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूंगा और लिखूँगा मोस्ट वोटर्स वोटेड फॉर अ चेंज। चलिए बढ़े आगे। कह रहे दिस ईयर देयर विल बी फोरकास्ट फॉर जून एंड सितंबर टू बी गिवन इन मई एंड अगस्त रिस्पेक्टिवली। अब देखो इस साल क्या होने वाला है, कह रहा है इस साल जो है ना फोरकास्ट होंगी, देयर विल बी फोरकास्ट जून और सितंबर के लिए भी, और जो कि कब दी जाएंगी, टू बी गिवन होंगी मई और अगस्त में रिस्पेक्टिवली। तो मई में आने वाली है जून की और अगस्त में आने वाली है सितंबर की, एक एक महीना पहले इस साल मिलेंगी। कह रहा है हिस्टोरिकली प्रिडिक्टिंग रेन फॉर जून एंड सितंबर इज चैलेंजिंग एज इट करस्पॉन्ड्स टू द मानसून एंट्री एंड एग्जिट। अब बता रहे हैं मई और अगस्त में जो जून और सितंबर की मिलेगी उसमें दिक्कत क्या है। कह रहा है हिस्टोरिकली अगर देखें ना, ऐतिहासिक तौर पे प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना रेन की, बारिश की जून और सितंबर के लिए, वो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, बड़ा चुनौती भरा होता है। अच्छा क्यों होता है ऐसा भाई, एज क्योंकि ये दोनों महीने करस्पॉन्ड टू करते हैं, ये दोनों महीने रिलेटेड टू होते हैं मानसून की एंट्री से और मानसून की एग्जिट से। तो जून के अंदर मानसून शुरू होता है, सितंबर में एग्जिट होता है। तो ये 2 महीने सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, इनमें सही बता पाना क्या होने वाला है बड़ा मुश्किल होता है। समझ गए। करत देयर विल ऑल्सो बी फोरकास्ट फॉर व्हाट इज़ कॉल्ड द मानसून कोर जोन विच रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन इन द कंट्री। कह रहा है फोरकास्ट होंगी, देयर विल बी फोरकास्ट, भविष्यवाणियाँ होने ही वाली हैं, साथ ही साथ ऑल्सो, है ना। और किसके लिए फॉर लगा के बता रहा है, उस चीज़ के लिए जिसको कहा जाता है मानसून कोर जोन। व्हाट इज़ कॉल्ड द मानसून कोर जोन। अब ये क्या चीज़ है भाई, कह रहे जो कि रिप्रेजेंट करती है ज़्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन को हमारी कंट्री के अंदर। एग्रीकल्चर रीजन तो आप जान गए, फसली वाला, फसल वाला इलाका। रेन फेड का मतलब है ऐसा एग्रीकल्चर जो सिर्फ रेन से फीड होता है, मतलब बारिश के कारण होने वाला जो फसली इलाका है ना, वो होता है मानसून कोर जोन। बारिश होगी तभी फसल होगी इस इलाके के अंदर। समझ गए सेंटेंस को। देर आपको पता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वर्ब जो है उसके बाद में उसका सब्जेक्ट रखा हुआ है, फोरकास्ट सब्जेक्ट है और विल ऑल्सो भी उसकी वर्ब है। व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तब यूज़ होता है जब कोई एंटीसीडेंट ना दिया हो
आज इसके अंदर अंदर थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, है ना, बहुत बार कर चुके हैं इसको हम, लंबा कॉन्सेप्ट है। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। मोस्ट आप जान गए ना, रेप्रेजेंट्स मोस्ट, मोस्ट के बाद में कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे। इस केस के अंदर मोस्ट एक नाउन है, इसके आगे द मत लगाया ना, है ना। कह रहा ऑल ऑफ दीज अपडेट्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ IMD's इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन डायनेमिकल मानसून मॉडल। अब कह रहा है ये सब कुछ हो कैसे रहा है, कैसे मानसून को बता पा रहा है हमारा IMD। कह रहा है ये सारी की सारी जो अपडेट्स आई है ना, जो पिछले कुछ सालों में IMD कर रहा है, कह रहा है ये एक्सटेंशन है, एक बढ़ा हुआ फॉर्म है। और किसका? IMD की लगातार बढ़ती हुई रिलायंस का, IMD की लगातार बढ़ती हुई डिपेंडेंस का, निर्भरता का। और किस पे? इस टाइप के मानसून मॉडल्स पे, डायनेमिकल मानसून मॉडल्स। तो पिछले कुछ सालों से IMD ने कंप्यूटर यूज़ करना शुरू कर दिया है, डायनेमिकल मानसून मॉडल्स यूज़ करता है। इसी का एक बढ़ा हुआ फॉर्म है ये सारी की सारी अपडेट्स। अभी हर महीने के लिए हमें बारिश पता लगने लगी है। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, निर्भरता आपकी। Unlike the traditional statistical models, which are based on a fixed set of meteorological variables that have historically been correlated with variation in monsoon rainfall, the dynamical models generate forecast based on evolving weather patterns. सबसे मुश्किल लाइन पूरे आर्टिकल की यही है, वैसे तो बहुत ही सिंपल लाइन है ना। कह रहा है बिल्कुल उल्टा, अनलाइक। अच्छा किससे भाई? ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल से। देखो आजकल यूज़ हो रहे हैं डायनेमिकल मानसून मॉडल्स। कह रहे ये जो पुराने वाले थे ना, ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, जिसमें सिर्फ ट्रेडिशनली हम आंकड़ों को यूज़ करते थे, कह रहा है इनसे बिल्कुल उल्टा। और ये वो वाले मॉडल्स हैं जो कि बेस्ड होते थे, आधारित होते थे एक फिक्स्ड सेट ऑफ मीटियोलॉजिकल वेरिएबल्स पे। कुछ एक वेरिएबल जो थे फिक्स थे, उन्हीं के ऊपर आधारित होते थे। और ये वो वेरिएबल्स थे जिनको हिस्टोरिकली कोरिलेट किया गया है, ऐतिहासिक तौर पे जिनका संबंध बनाया गया है वेरिएशंस के साथ में, उतार चढ़ाव के साथ में मानसून रेनफॉल के अंदर। तो पिछले साल कितना मानसून आया, उसी के ऊपर इस साल वेरिएबल सेट हो जाता था, उसी के ऊपर ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल जो अभी तक यूज़ हो रहा था। कह रहा है इस वाले से बिल्कुल उल्टा, अनलाइक। हुआ क्या? ये जो डायनामिकल मॉडल्स हैं ना, ये जनरेट करते हैं फोरकास्ट को, भविष्यवाणी को। और किसके ऊपर बेस्ड होगा? जो कि इवॉल्विंग वेदर पैटर्न पे, उस मौसम के पैटर्न पे, रुझान पे जो इवॉल्व हो रहा हो, जो अभी डेवलप हो रहा हो। अब इसको पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये तो अब आज का जो मॉडल है कंप्यूटर वाला, ये सिर्फ आसमान देखेगा, बादलों को गिनेगा और गिन करके आपको बता देगा क्या हमारा आज का मानसून रहने वाला है ना। समझ गए ना? थोड़ा सा इसने बताया हिस्ट्री को, पिछले वाले के अंदर कैसे पिछले सालों का डेटा निकाला जाता था, अब उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ लेना, दैट की वर्ब हैव, विच की वर्ब आर बेस्ड ऑन, दैट हैव बिन कोरिलेटेड, है ना। ये आपका पैसिव के अंदर यहाँ पे वर्ब हो गई। चलिए आगे बढ़े। इवॉल्विंग मतलब जो इवॉल्व कर रहा हो, डेवलप कर रहा हो ना, ग्रो कर रहा हो। कह रहा द IMD हैज़ बिन टेस्टिंग सच मॉडल्स फॉर मैनी ईयर्स, बट इट इज़ ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट इट इज़ फाइंडिंग यूज फॉर प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट। अब ये बता रहा है डायनेमिक मॉडल IMD के पास कब से आया। कह रहा है IMD जो है ना टेस्ट कर रहा है, मौसम विभाग जो है इनको प्रयोग में ले रहा है ऐसे मॉडल्स को कई सालों से, लेकिन ये अभी कुछ ही सालों में ऐसा हुआ है। इट इज़ ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है दैट वो ये कि अब इनका सही प्रैक्टिकल यूज़ जो है ना वेदर फोरकास्ट के लिए इसको मिला है। तो IMD कई सालों से माथा मार रहा है इस मॉडल पे, लेकिन कुछ ही सालों से पिछले इस मॉडल को इसने सही तरीके से वेदर की फोरकास्ट में यूज़ लिया है ना। पहले सिर्फ माथा ही मार रहा था। समझ गए? चलो आगे बढ़े। सिंपल सा आर्टिकल है। अ नॉर्मल मानसून फोरकास्ट दिस ईयर इज़ primarily predicted on neutral surface temperatures in Central European Equatorial Pacific। अब बता रहा है इस साल की नॉर्मल फोरकास्ट आई कैसे। कह रहा है इस साल की जो फोरकास्ट है ना दिस ईयर की, वो प्राइमरली मुख्यतः प्रिडिक्टेड ऑन है, भविष्यवाणी उसकी हुई है। और किस चीज़ के ऊपर ऑन लगा के बता रहा है? न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर पे। सरफेस मतलब सतह, टेम्परेचर मतलब तापमान, न्यूट्रल मतलब जो ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो एक बराबर के सतही तापमान के ऊपर प्रिडिक्टेड है। और कहाँ पे? सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में। तो जो भूमध्य रेखा का पैसिफिक ओशन का जो रीजन है ना, सेंट्रल रीजन है, वहाँ पे तापमान के ऊपर ही इस साल इन्होंने बताया कि हमारा मानसून बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। फोरकास्ट की वर्ब है इज़ प्रेडिक्टेड, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। कह रहा है इन 19 and 20 द IMD फोरकास्ट normal rains, but India ended up with 110% and 109% of the LPA। अब बता रहा है पिछले सालों में गलती कैसे हुई थी। कह रहा है 19 में और 20 में IMD ने फोरकास्ट किया था। अब ये फोरकास्ट यहाँ पे V2 है,
समझ गए ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फॉर्म चेंज नहीं कर रही अपनी। कह रहा है 19 और 20 में भी आईएमडी भविष्यवाणी कर चुका है नॉर्मल रेंज की, लेकिन इंडिया एंड अप हुआ, इंडिया को आखिरकार मिली 110% और 109% जो है एलपीए। तो 104% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, लेकिन 19-20 में नॉर्मल होने के बावजूद हमारी भविष्यवाणी के रेंज से ज़्यादा हुई बाढ़ इंडिया में आई। एंड अप होना मतलब यहाँ आकर के रुकना, किसी मुकाम पे पहुँचना, है ना। कर दिस ईयर अ वार्मिंग अल नीनो इज़ अनलाइकली एंड अनदर ओशन पैरामीटर closer home, the Indian Ocean Dipole 2 is expected to be unfavorable for excess rains, and so the IMD seems more confident that its calculation are not going to be as wrong. अब देखो पिछले 2 साल तो गलती हो गई, लेकिन इस साल IMD जो है ना वो गलती बिल्कुल भी कह रहा है मैं नहीं करूँगा। अब कैसे कह रहा है? कह रहा है दिस ईयर, इस साल एक गर्म होता हुआ अल नीनो आप जानते होंगे अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो, है ना। अब इसको अंदर डिटेल में ना जा करके आप खुद ही देख लेना नेट पे। एक अल नीनो एक वेदर पैटर्न होता है जिससे इंडिया के अंदर या तो सूखा पड़ जाता है या अकाल आ जाता है ना, या बाढ़ आ जाती है। तो कह रहा है इस साल एक गर्म होता हुआ अल नीनो जो है वो बड़ा ही अनलाइकली है, अल नीनो के आने के चांसेस बहुत कम है। और एक दूसरा ओशियन पैरामीटर, दूसरा ओशियन का एक क्राइटेरिया जो घर के बिल्कुल पास है, क्लोजर होम है, और जिसका नाम है इंडियन ओशियन डाइपोल। तो अल नीनो की तरह एक और भी चीज़ है हमारे पास, इंडियन ओशियन डाइपोल। कह रहा है ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये भी अनफेवरेबल होगा ज़्यादा बारिश के लिए, एक्सेस रेंज के लिए। कह रहा है इसलिए एंड सो आईएमडी दिखाई देता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद, दैट वो ये कि इसकी जो गिनती है, जो कैलकुलेशन है, इस बार गलत नहीं होने वाली है। तो इस बार इसने नॉर्मल बोला है, लेकिन वो नॉर्मल होने ही वाला है, क्योंकि अल नीनो इस बार आएगा नहीं। और इंडियन ओशियन डाइपोल भी जो है वो भी बता रहा है हमें यही कि ज़्यादा बारिश नहीं होगी, है ना। तो इस बार आईएमडी बिल्कुल सही रहने वाला है। देखने वाला क्या है इसमें, नीनो की वर्ब इज़, ओशियन पैरामीटर की वर्ब एक्सपेक्टेड, इज़ एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस में आईएमडी की वर्ब सीम्स। एक्सेस और एक्सेस बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, दो बोलने में एक जैसे हैं, लिखने में अलग अलग होते हैं और मीनिंग भी अलग है। एक्सेस का मतलब ज़्यादा, एक्सेस का मतलब पहुँच। Nobody has access to the locker except for her. किसी के पास भी लॉकर का एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है सिवा उसके। लॉकर की चाबी सिर्फ उसके पास है। अब यहाँ पे इस एक्सेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पहुंच की बात हो रही है। इसके बाद में टू फिक्स भी होता है, एक्सेस टू द लॉकर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूँगा। वैसे ही वी हैड टू पे फॉर द एक्सेस बैगेज एट द एयरपोर्ट। हमें पे करना पड़ा ज़्यादा बैगेज के लिए एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट में उन्होंने बोला है कि 7 किलो रखना है आपको अपने हाथ में, है ना, 7 kg। आपके पास था 9 किलो, तो 2 किलो जो एक्सेस बैगेज था उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक्सेस है कौन सा वाला मेरे भाई, सेकंड वाला, इसको निकाल दो, इसका कोई काम नहीं है, एक्सेस बैगेज, ठीक है। एक्सेस एक्सेस दोनों वर्ड्स देखने में एक जैसे, बोलने में एक जैसे, मीनिंग अलग अलग। चलो आगे बढ़े। कह रहा है हाउएवर द मॉडल्स ऑलरेडी शो अ गुड चांस ऑफ अबव नॉर्मल रेन इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। अब बता रहा है दिक्कत क्या है इसमें। कह रहा है हालांकि जो ये मॉडल्स है ना वो पहले से ही शो कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे चांस को नॉर्मल से ज़्यादा रेन का सेंट्रल और सदर्न इंडिया में। तो पूरे भारतवर्ष की बात करें तो ज़्यादा बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन सेंट्रल और सदर्न इंडिया के अंदर हमें ऑलरेडी पता लग रहा है इस बार ज़्यादा जो है अबव नॉर्मल रेन होने वाली है ना। कह रहा वाइल फोरकास्ट आर अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, देयर शुड ऑल्सो बी मोर फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग दीज फोरकास्ट डाउन टू म्यूनसिपल एंड ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ये वाली जो लाइन है पूरे आर्टिकल की समरी को बताती है, यूँ समझ लो आप, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल, कह रहे जहाँ पे जो फोरकास्ट हैं वो बहुत ही क्रिटिकल आस्पेक्ट है, बहुत ही गंभीर पहलू है। आस्पेक्ट मतलब पहलू, क्रिटिकल मतलब गंभीर। कह रहे जहाँ मौसम की भविष्यवाणी बहुत ही गंभीर पहलू होता है इंडिया की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का। इंडिया आने वाले डिजास्टर के लिए कितनी प्रिपेयर होने वाली है, कितनी तैयार रहने वाली है ना, पहले पता लग जाए तो हम तैयार रहते हैं। तो कह रहे बहुत ही गंभीर पहलू है। कह रहे वहीं पे देयर शुड ऑल्सो भी होना ही चाहिए, और क्या, ज़्यादा फोकस, और किस चीज़ पे, इनकॉर्पोरेट करने पे, इन्वॉल्व करने पे इन फोरकास्ट को, और कहाँ तक, डाउन टू मतलब वहाँ तक, आगे तक करने के लिए म्यूनसिपल और ब्लॉक लेवल प्लानिंग तक। सिर्फ पूरे राज्य की जो है आप जो नाम बताएं फोरकास्ट दें, बल्कि आप ये भी बताएं कौन से मोहल्ले में कितनी बारिश होगी, म्यूनसिपल लेवल पे कौन से टाउन में, कौन से कस्बे में कितनी प्लानिंग हमें करनी है इस साल। इस चीज़ को भी इनको फोकस में रखना चाहिए। डाउन टू का मतलब होता है वहाँ तक, आगे तक, तो डाउन टू म्यूनसिपल लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक ऐसा होना चाहिए। ब्लॉक का मतलब होता है तहसील, है ना। प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, रेडीनेस, आस्पेक्ट मतलब पहलू, इसको फेसेट भी बोलते हैं। बढ़े आगे।
कह रहा द मानसून फोरकास्ट वर प्राइमरली इवॉल्व टू असिस्ट विद एग्रीकल्चर एंड इट इज़ ओनली नाउ गेटिंग मोर अर्बन फोकस्ड बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स दैट अकम्पनी इवन नॉर्मल मानसून्स। अब बता रहे हैं मानसून फोरकास्ट से पहले हमारी क्या आशाएं थी और अब क्या है। कह रहे जो मानसून की भविष्यवाणी है ना, उनको मुख्यतः प्राइमरली इवॉल्व किया गया था असिस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर के साथ। मौसम विभाग को बनाया इसलिए गया था कि एग्रीकल्चर के बारे में पता लग सके इस साल कितनी बारिश होगी, कितनी फसल का हम अनुमान करें। कह रहे लेकिन अब जो है ना, इट इज़ ओनली अब जा कर के अब ये हो रही है, गेट हो रही है ज़्यादा अर्बन फोकस्ड, शहरी फोकस्ड हो रही है। और क्यों? क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर जो है ना, जो कि कंपनी करते हैं, जो कि कंपनी देते हैं, यहाँ तक कि नॉर्मल मानसून्स को भी। तो धीरे धीरे मैं पता लगा कि एग्रीकल्चर तो ठीक है, फसल का तो पता लग जाएगा, लेकिन और भी ज़रूरी ये है कि इस मानसून फोरकास्ट से ये पता लगे कि मानसून के अंदर कितने सारे डिजास्टर होने वाले हैं, है ना, ताकि हम पहले से तैयार रहें, कहीं पे बाढ़ तूफान जो है चक्रवात आने वाला हो उससे पहले। अर्बन फोकस मतलब शहरी फोकस्ड हो, अर्बन मतलब शहरी, कंपनी मतलब कंपनी देना, साथ में आना, इवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवेलप करना, है ना। कह रहा सेवरल बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज नीड वेदर प्रोडक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यू हैव रिसोर्सेज द IMD हैज़। कह रहे बहुत सारे बिजनेस और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री जो है ना, उनको नीड है वेदर प्रोडक्ट्स की, उनको वेदर की भविष्यवाणियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे बिजनेस और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री ऐसे ही हैं। कह रहा है और अगर टर्म्स में बात करें, रूप में बात करें साइंस की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत ही कम ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास संसाधन हैं, जैसे कि IMD के पास है। तो ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन IMD जैसे उपकरण, IMD जैसी टेक्नोलॉजी देश के प्राइवेट सर्विस और बिजनेस सेक्टर के पास नहीं है, है ना। कह रहा द IMD मस्ट कंटिन्यू टू एड ऑन ऑल दीज फ्रंट्स। IMD को कंटिन्यू करना चाहिए, IMD को जारी रखना चाहिए कि वो एड करे, हेल्प करे सभी के सभी इन फ्रंट्स पे, सभी के सभी इन मोर्चों पे। तो ना केवल एग्रीकल्चर बल्कि डिजास्टर में भी फ़ायदा पहुंचाए हमें, है ना, और इन बिजनेसेस को भी फ़ायदा पहुंचाए जिनको मौसम की भविष्यवाणी से व्यापार में मुनाफा होता है। समझ गए? बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, बहुत कम आता है ऐसा आर्टिकल, महीने में एक बार ही आता है ना। आज का क्विज़ भी मैंने सिंपल सा रखा है, अच्छे बच्चे की तरह एक लाइक और एक शेयर देकर के वीडियो को आ जाओ क्विज़ के ऊपर। इतना सिंपल क्विज़ है कि मुझे लग रहा है कि इसको मैं करवाऊंगा ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आंसर डाल देता हूँ कमेंट्स के अंदर, बहुत सिंपल है, 5 क्वेश्चंस हैं। अपना जो स्कोर है ना ज़रूर बताना, मेरे आंसर से मैच करके कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना, डाल देना अपना स्कोर। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, प्रोबेबली कल से टाइम पे होंगे। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है उतना उतना वीडियो बना रहा हूँ, है ना, जितना मेरे अंदर एनर्जी होती है। अंटिल देन साइनिंग आउट।